कहाँ तक हम लोग गए थे? रेडियाई बाइंड अप हो गया था क्या? शुरू कहाँ से करना है? आयनाइजेशन एनर्जी पे जाना है। तो जेड इफेक्टिव हो गया, आयनाइजेशन रेडियाई हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी की बारी आ गई। चलिए फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनन ऊर्जा कहते हैं इसको। आयनन ऊर्जा, ठीक है। आयनन ऊर्जा ये 2 दिन में कंप्लीट इसको हम लोगों को करना है। 2 दिन में बाइंड अप करेंगे इस टॉपिक को, और ये इम्पोर्टेंट है। मतलब कल वाला लेक्चर जो रेडियाई वाला था और ये वाला लेक्चर अभी तक जो आगे चलेंगे सारे इम्पोर्टेंट आएंगे। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास में मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस में हमारे पास में समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से न्यूक्लियस से बंधा होगा, है ना, उसको पकड़ के रखा होगा। अब हमें क्या करना है कि हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, एनर्जी इसको दे रहे हैं, और एनर्जी देकर इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर, ठीक भाई। तो अब ये बात हमें क्लियर होगा कि ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को कितना तेजी से पकड़ा होगा। अगर बहुत तेजी से पकड़ा होगा तो मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी उसको बाहर निकालने के लिए। हल्का पकड़ा होगा तो बहुत आराम से बाहर निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं इस न्यूक्लियस के पावर पे डिपेंड करेगी हमारी ये एनर्जी, कि हमें कम लगाना है या फिर ज्यादा लगाना है। बात समझ में आई? और ये चीज क्या है हमारे पास कि कोई भी एक इंडिविजुअल आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब ये खुद की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। मान लीजिए कि मैं ये आपसे कह दूं कि आप क्लासरूम में बैठे हो और आप दिन भर बैठ के हंसते रहते हो, और लोग कहते हैं ये इसकी आदत है। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये इसकी आदत है कि क्लासरूम में बैठ के हंसता रहता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि क्लासरूम में कोई उसको पीछे से जोक बोल रहा हो, या हो सकता है कि उसको कोई गुदगुदा रहा हो बैठ के तब वो हंस रहा हो। बोलो भाई, आदत एक अलग चीज है, और क्लासरूम में बैठ के वो और भी चीजों पे फैक्टर पे आ सकता है कि वो हंस रहा है, हो सकता है कुछ और सोच रहा हो। तो मैं क्या करूंगा कि उस क्लासरूम को खाली कर दूंगा और फिर उसको अकेले बैठा दूंगा क्लासरूम में, ठीक। अब अकेले बैठने के बाद में जब वो सेटल हो जाएगा उसके बाद में भी वो अगर वही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इट मीन्स कि मैं कह दूंगा कि हाँ ये बात इसकी ये सही है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। बोलो भाई। तो मुझे एलिमेंट की प्रॉपर्टी देखने के लिए मुझे उसको करना पड़ेगा आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब समझ रहे हो कि उसको इंडिविजुअली एक जगह ला के रखना पड़ेगा जिससे बाकी चीजों का क्या प्रभाव ना पड़े। अगर बाकी चीजों का प्रभाव पड़ेगा तो मैं एकदम एक्यूरेट प्रॉपर्टी नहीं बता पाऊंगा। ये जो एलिमेंट हैं इन एलिमेंट को हम आइसोलेट करते हैं। आइसोलेटेड के फॉर्म का मतलब समझ गए आप? मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा हूं तो उसके इर्द गिर्द ऐसा कोई भी प्रभाव ना हो जो उस इलेक्ट्रॉन को पकड़े, उस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारे, कुछ और ना हो। जो प्रॉपर्टी हो केवल और केवल एक एलिमेंट की हो। तो हम कहने वाले ये आइसोलेटेड हमारा गैसीय एटम है। इस आइसोलेटेड गैसीय एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा होती है। बात समझ में आई कि नहीं भाई? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सी आइसोलेटेड गैसियस एटम से क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सी
आइसोलेट आप लोग कोरोना टाइम में काफी सुने होंगे इस वर्ड का नाम, क्या मतलब था इसका? एक अलग ही कर दिया जा रहा था, क्वारंटाइन कर दिया जाता था, एक जगह बैठा दिया जाता था, वही किसी ठीक है भाई, समझ में आई बात? ठीक है, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from isolated gaseous atom। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या हमने लिखा है कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई समस्या समझने में तो बताइए। अब देखिएगा, अब आप जरूरी नहीं कि आप एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, हो सकता है आप दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन ऐसे रेगुलर एक सक्सेसिव मैनर में क्या कर रहे हो, निकालते जा रहे हो, ये भी हो सकता है ना। तो अब आपके पास में क्या है कि मान लीजिए हमारे पास में कोई एलिमेंट ए है, कोई एलिमेंट ए है, गैसियस फॉर्म में हमने लिया है, और इसको हमने ऊर्जा दिया, और ऊर्जा पाने के बाद में अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, आयंस के फॉर्म में आ गया और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो इसके लिए हमने जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, यहां से रिमूव किया, तो हमने यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट लिख दिया, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। और आयनाइजेशन एनर्जी इसकी है या फिर इसकी है? इसकी है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकाले हो ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट है वो ए की है ना भाई? बोलो। अब फिर आपने क्या किया, दूसरी आयनाइजेशन, अब एक निकाल दिया, अब यहां से आप निकालोगे तो अब ए प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और निकालने जा रहे हो, अब यहाँ पे हो जाएगा ए पे 2 प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी। अब आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड होगी किसकी? एक ही होगी ना भाई, सेकेंड लिखा हूं तो अभी इसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तब ये बना है ना। या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट अगर लिखना हुआ तो फर्स्ट इसका होगा। बोलो, अगर फर्स्ट लिखना होगा तो इसका लिखूंगा, अगर सेकेंड है तो यहां से। अब तीसरा निकालना होगा तो मैं यहीं से तीसरा निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ए पे 2 प्लस है, और फिर हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकाला और यहाँ पे लिख दिया ए पे 3 प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड अगर लिखूंगा तो ए का ही लिखूंगा, है ना भाई? और सेकेंड अगर लिखना हुआ मुझे तो सेकेंड तो इसका हुआ, बोलो। और फर्स्ट लिखना हुआ तो ये तीनों चीजें सेम है। क्या आपको इसमें डाउट है क्या? थर्ड लिखना हुआ तो इसी का, इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकला है। तो हम यहाँ पे 3 2 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि हम आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड और आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड की बात कर रहे हैं, और इस हिसाब से हम इसको क्या करें, इसको क्या करें, जोड़ दें, जोड़ दें हम इसको।
तो देखिएगा जब जोड़ेंगे तो ये वाली जो चीजें होंगी ये कट जाएंगी, यहाँ से ये, यहाँ से इससे कटेगा, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बचेगा और ए बचेगा, है ना। ए पे 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, बोलो भाई। और जब ये जुड़ेगा तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ के हिसाब से क्या होगा कि जितनी भी एनर्जी हो सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ ये एनर्जी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मान लीजिए आयनाइजेशन एनर्जी अगर मैं कहूँ, टोटल आयनाइजेशन एनर्जी की बात करो, आयनाइजेशन एनर्जी हमारी हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड प्लस आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग, जोड़ देंगे। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ रिलेशन होते हैं। जब आपका सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हो रहा है, तो जो आखिरी में इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें आपको एनर्जी काफी ज्यादा लगानी पड़ जाती है। देखिएगा जैसे हमने अगर यहाँ पे कहा सक्सेसिव एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि हमारे पास में आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड है और आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड है। अब देखें जब ये न्यूट्रल होगा, जब फर्स्ट वाले की बात होगी तो ए हमारा न्यूट्रल है, पूरी तरीके से उदासीन है। और फिर जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जब मैं दूसरे पे पहुंचा हूं तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल के आगे बढ़ रहा हूं तो उस पर दूसरा पॉजिटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव चार्ज उस पर लगता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास में पहले ए था, फिर ए प्लस हो रहा है, फिर ए पे 2 प्लस हो रहा है, ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। अब आप जब ए हो तो जेड इफेक्टिव, जब आप ए प्लस हो तब जेड इफेक्टिव, जब आप ए पे 2 प्लस हो तब जेड इफेक्टिव की अगर बात करें तो जहां पे 2 प्लस जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आते ही आपके प्रोटॉन की वैल्यू कम हुई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगी, वहां पे जेड इफेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव जितना पॉजिटिव चार्ज आपका बढ़ता जाता है जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है, जितना माइनस चार्ज बढ़ता जाता है जेड इफेक्टिव कम। कल साइज के हिसाब से हमने देखा था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए इनके इनके इनमें जेड इफेक्टिव क्या है, बहुत ज्यादा लगेगा। बोलो भाई, जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से तो इसकी भी साइज छोटी हो जाती है ना। अब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए बहुत टफ काम होने लगेगा। बोलो, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो कहने का ये अर्थ है कि अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में बात करूंगा तो थर्ड वाले की आपको एनर्जी ज्यादा देखने को मिलेगी, फिर 2, फिर 1। तो ये हमारा ऑर्डर अगर लगना होगा तो क्या लिखेगा, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, फिर आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, फिर आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। बोलो भाई, किसी को समस्या है क्या? ये ऐसा क्यों हुआ है, ये ऑर्डर ऐसा क्यों आया है? ऐसा ऑर्डर आया क्यों है? बोलो भाई, समझाइए हमको। आवेश बढ़ने पर सर मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं और मतलब साइज छोटी हो जाती है और यहाँ के इफेक्टिव का मान भी बहुत ज्यादा इसका प्रभाव इफेक्ट डालने लगता है। तो ये जो सक्सेसिव एनर्जी का ऑर्डर है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि जितना ज्यादा हमारा पॉजिटिव चार्ज आता जाता है उतना नाभिक मजबूत हो जाता है, आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। और जितना जेड इफेक्टिव बढ़ेगा उतना वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ना। तो सक्सेसिव एनर्जी का ऑर्डर भी कभी कभी पूछा जाता है, आप लिख लीजिएगा सक्सेसिव एनर्जी ऑर्डर। एक सवाल है, एक सवाल देता हूं आपको, डेटाबेस सवाल है, इसका लिखिएगा मेरे साथ ही। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की वैल्यू दे रखी है, आयनाइजेशन फर्स्ट की वैल्यू दे रखी है कुछ समथिंग
200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखिए। और दूसरा दे रखा है इसमें आयनाइजेशन एनर्जी 2 अपॉन में आयनाइजेशन एनर्जी 3, इसका रेशियो दे रखा है कुछ समथिंग, आपको 4/5 दे रखा है। और आपसे जानना चाहता है, और ये भी दिया हुआ डेल्टा एच का मान दिया हुआ है 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कह रहा है कि कैलकुलेट करिए आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, इसका मान बताइए। ये है एक न्यूमेरिकल, इसी पे है एक न्यूमेरिकल है, ऐसा है कुछ। ठीक है, न्यूमेरिकल है इसी आयनाइजेशन एनर्जी और सक्सेसिव एनर्जी ऑर्डर पे ये न्यूमेरिकल। तो एक बार बताइएगा आप लोग। देखें यहाँ पे देखिएगा, ये हमने जो आयनाइजेशन एनर्जी लिखा हुआ है यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है। आप ये चाहें तो इसको डेल्टा एच के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आपका एंथैल्पी डेल्टा एच के फॉर्म में लिख सकते हैं कि डेल्टा एच बराबर आपका ये, या फिर ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा एच बराबर जो हेस लॉ है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ये भी लिखते हैं ऐसे। या फिर डेल्टा एच बराबर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी है सबका योग। तो आपके पास में डेल्टा एच का मान दिया हुआ है और आपको 2 का रेशियो दिया हुआ है, 1 का पूछा हुआ है। चलिए करिए, सवाल पे कर दें, बताइए। आया? देखिए इधर आइए, आपके पास में आपको ये मालूम है कि जो डेल्टा एच है हमारा, डेल्टा एच जो है हमारा है वो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस सेकेंड, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड प्लस आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। अब इन्हीं का योग होता है। और एक आपकी वैल्यू दे रखी है आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड का, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट थर्ड के साथ में रेशियो 4/5, 4/5 ही है। तो यहाँ से I2 को मैं अगर निकालूं तो मैं आप लिख सकता हूं IE2 निकालूं तो यहाँ पे 4/5 गुणा आयनाइजेशन एनर्जी 3 लिख सकता हूं। अब ये वाली वैल्यू उठाऊं और वहीं पे ले जाके I2 की जगह पे रख दूं, ठीक है भाई। और यहाँ पे वैल्यू किसका गिवन है, IA1 की वैल्यू गिवन है। फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो आपके सॉर्ट आउट हो गई। देखिएगा डेल्टा एच का मान आपको गिवन है, डेल्टा एच का मान दिया हुआ है 10,000 वोल्ट, 10,000 इक्वल टू इसका मान दिया हुआ है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। I2 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा 4/5 आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड प्लस आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, ठीक ना भाई। ये 200 इधर आके घटेगा तो क्या आ जाएगा, 9,000 कितना आ जाएगा भाई, 9,800 ना, 9,800 बचेगा यहाँ पे, है ये बचेगा, क्या है ये बचेगा, हाँ ठीक है। 5 एकम 5, 5 4 9, 9/5 हो जाएगा ना, 9/5 आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, ठीक। तो यहाँ पे गुणा करके डिवाइड बाई 9 कर देते हैं, तो 5 गुणा 9800 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। कितना आया भाई करके बताइए, तो एग्जैक्टली बताइएगा। 5440,
5444 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर 5444 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया तो I2 का वैल्यू कितनी आई होगी? I2 ये है ना, तो 4/5 I3 का मान रख दो ना यहीं पे, 4/5 और I3 का मान यहाँ पे 5444। अब एक बार बताइए I2 का मान कितना आया है? 4356 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा I2 का मान आया है, ये I2 का मान। और आपको पता है अभी अभी यहाँ पे देखिए आयनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट है उसका मान कितना दिया हुआ है? 200 वोल्ट। देख रहे हैं, पहले वाले की वैल्यू 200 कम है, फिर एक इलेक्ट्रॉन आप जब निकाल दिए तभी तो I2 हुआ होगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में क्या आ रहा है यहाँ पे? आपकी जो वैल्यू है वो 4300 के आसपास आ गई। फिर दूसरा निकाल रहे हो तो कितना आ रही है? 5400 के आसपास आ रही है। मतलब आप देख रहे हो I3 का मान क्या है आपका? ज्यादा है, फिर I2 का, फिर I1 का। तो जैसे जैसे एक एक प्लस निकालते जा रहे हो वैसे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और मान लीजिए कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, तो ड्रास्टिक चेंज आ जाता है तो क्या होता है? तो वो ऐसे जगह से ऐसे जगह से इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा जहां पे निकालना पॉसिबल ना हुआ होगा, तभी आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी होगी, है ना भाई? जहां पे मान लीजिए एक जगह पे 50 है एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, और दूसरे वाले में 5000 आने लगा, 3000 आने लगा। जब इतना लंबा गैप लग रहा है, इतनी ज्यादा एनर्जी लग रही, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत आसानी से नहीं निकला होगा, है ना भाई? तो उस पर हम लोग बात करेंगे अभी। तो ये समझ में आया? तो अब चलते हैं फैक्टर, कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का कम होने का ज्यादा होने के फैक्टर। तो यहाँ पे आप डालिएगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग काहे पे? आयनाइजेशन एनर्जी पे। अब आप हमें बताइए कि जो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी है, अगर जेड इफेक्टिव की बात करें, अगर मान लीजिए जेड इफेक्टिव की बात कर रहा हूं या फिर साइज की बात कर रहा हूं मैं, तो जिसकी साइज छोटी होगी, या पहले जेड इफेक्टिव बोल लेता हूं मैं, जेड इफेक्टिव जिसका ज्यादा होगा वहां आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। हाँ भाई, इट मीन्स कि अगर बोलूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, तो क्या मैं सही बोल रहा हूं? बोलो भाई। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बात सही है। और ये भी बात मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि अगर जेड इफेक्टिव की बात है तो यहाँ पे साइज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली होगी ना। बोलो भाई, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज नहीं घटेगी, तो जितना छोटा साइज उतना ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक, अगली बात, अगर जेड इफेक्टिव की बात है और रिपल्शन का फोर्स जो आपने सिग्मा की बात करा है, अगर सिग्मा के टर्म में बोले तो सिग्मा, देखिएगा आपके पास में जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड माइनस, अगर सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव का मान क्या होगा? कम होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना सिग्मा की वैल्यू कम होगी उतना आपकी आयनाइजेशन की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। इट मींस कि आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ रही है। बोलो भाई, तो क्या 1/सिग्मा लिख सकता हूं क्या कि सिग्मा बढ़ा तो जेड इफेक्टिव कम हुआ, जेड इफेक्टिव कम हुआ तो एनर्जी भी कम लगी। हो गया, ये बात सही है। और इंपॉर्टेंट बात ये होती है, अगली चीज जिसपे डिपेंड करता है फैक्टर अफेक्टिंग में आयनाइजेशन एनर्जी, डिपेंड किस पे करती है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे भी डिपेंड करती है कि कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर बैठा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है भाई, इस पे भी बहुत हद तक ये डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक आता है इंपॉर्टेंट बात है पेनिट्रेशन इफेक्ट।
इस पे भी ये प्रभाव डालता है। तो इन दोनों को समझाता हूं, इन सबको लेकर चलता हूं, किन किन बातों पे क्या क्या डिपेंड होता है। तो इन चीजों को हम आपको समझाते हुए चलेंगे। इसमें कोई समस्या है तो बताइए, फिर आगे अब आपका आ रहा है कहानी शुरू होगा। देखिएगा, ये लगता किस जगह पे उसके बारे में बता दूं हल्का सा, फिर लेकर आता हूं आपको। ये वाला इफेक्ट वहां लगता है, यह है वहां पर अप्लाई होता है जहां n का मान समान हो और n फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जहां पे n का मान समान हो और l का मान अलग हो। वहां पर ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो यहां समझाता हूं इसी जगह पे, यहां पे समझा देता हूं इस जगह पे, यहां पे समझा देता हूं आपको। जैसे देखिएगा, मेरे पास में क्या है, 2s है, मेरे पास में 2s है और मेरे पास में 2s और 2p, यहाँ पे मान लीजिए 2s2, यहाँ 2s2, 2p1, ऐसा कुछ है। और ये भी लिख लीजिएगा, ये बिल्कुल एडजेसेंट पे लगता है, जस्ट बगल वाले पे लगता है। ये भी यहाँ पे लिखना है, जस्ट बगल वाले पर लगता है, जस्ट बगल वाला। ठीक है, जैसे मेरे पास में देखें 1s2, 2s2 और यहाँ पे हमारे पास में क्या है 1s2, 2s2 और 2p1। मैंने यहाँ पे लिखा है 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे लिख दिया बेरिलियम, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया यहाँ पे बोरान। तो जैसे बेरिलियम और बोरान जस्ट अगल बगल है, बेरिलियम के जस्ट बगल में क्या है, बोरान है ना। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हमने क्या है, यह वहां पर अप्लाई होता है जहां n का मान समान हो। देखें, मैं बाकी चीज मिटा दे रहा हूं इसमें से, बाकी चीज जैसे ये मिटा दे रहा हूं, जो अंदर वाली चीजें हैं इनको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से, ये क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। हाँ भाई, अब देखिएगा मेरे पास में यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1, मुझे एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, इसीलिए मैंने बस इसको और इसको लिया हुआ है बेरिलियम और बोरान के केस में। ठीक है ना, हमने क्या लिखा है, ये वहां पर अप्लाई होता है जहां n का मान समान हो। तो n मतलब यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे भी n का मान क्या है 2 है, तो n का मान समान हो और l का मान अलग अलग हो। यहाँ पे l का वैल्यू कितनी होगी 0 और यहाँ पे l की वैल्यू क्या होगी, और फिर लिखा हुआ जस्ट बगल वाले पर लगता है। तो बेरिलियम और बोरान जस्ट क्या है, अगल बगल है। तो मतलब जो पेनिट्रेशन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, बेरिलियम और बोरान जहां पे भी आपको दिख गया उस जगह पे आपको दिखता हुआ नजर आने लगेगा। बात समझ में आई। तो अब मैं इसको अब लेके चलता हूं, अब एप्लीकेशन की तरफ चलता हूं। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आपका सेशन शुरू होने वाला है, तो एकदम ध्यान से समझिएगा चीजों को, यहां से आपका सवाल पक्का आपका आएगा। देखिएगा, आप जानते हो कि सामान्यतः जनरली क्या होता है, आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियड के अंदर, लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो होता क्या है कि साइज छोटी होती जाती है, और साइज छोटी होती जाएगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये बात आपको पता है। जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है भाई, इंक्रीज होती है। हाँ, और ये अप टू डाउन जाऊंगा तो ये होती है घटती है यहाँ पे। ये बातें हमने
सामान्यता लिखी है यहाँ पे, ऐसा होता नहीं है हमेशा, एक जनरल ट्रेंड है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी आने वाली है। इतनी बात हो गई। तो अब इस सामान्यता के हिसाब से अगर बात करें तो मेरे पास में लिथियम, मेरे पास में बेरिलियम, और मेरे पास में है बोरान, मेरे पास में है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है भाई। तो अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए। बोलो, यही तो है, यही होना चाहिए था, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये वाली चीज होनी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसी नहीं होती, इसको काट दिया जाए। अब होता क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए क्या होता है, हमारे पास में क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। यहाँ पे हमने लिखा लिथियम, थोड़ा सा दूर लिख दे रहा हूं, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब इनकी हम बाहरी कक्षा में जो आउटर, क्योंकि मैं अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे। अब जैसे लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10। तो मैं अगर यहां से बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखूंगा मैं, 1s2 2s। तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं 2s1 से निकालूंगा, तो मैं यहाँ पे बस केवल 2s1 लिख देता हूं, ठीक ना, यहाँ पे 2s1 लिख देता हूं। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2s2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p1, यही है ना। यहाँ पे 2p2 ऐसे लिख दूं, और यहाँ पे 2p3, यहाँ पे 2p4, यहाँ पे 2p5 और यहाँ पे 2p6। ठीक, यही तो लिखूंगा, एक इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जैसे जैसे मैं इधर से इधर जाऊंगा मेरा जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहां से जब लिथियम से बेरिलियम पे पहुंचा तो आयनाइजेशन एनर्जी हमने दिखा दी बढ़ा, किसका, बेरिलियम का। ठीक, अब जब मैं बेरिलियम से बोरान की तरफ जा रहा हूं तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव तो है ही है, और साथ ही साथ पेनिट्रेशन इफेक्ट भी आ रहा है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट और जेड इफेक्टिव दोनों चीज, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे तो क्लियर होगा कि यहाँ पे लगेगा, लग रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में मौजूद है। s ऑर्बिटल एकदम बिल्कुल नाभिक के पास होता है। देखिए अभी इलेक्ट्रॉन का फुल फिलिंग, हाफ फिलिंग, ये सब बात नहीं हो रही है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि एक फुल फील्ड है एक ऐसा है। मैं बता रहा हूं कि उसको पकड़ के रखने की टेंडेंसी, मतलब ये s ऑर्बिटल वाले जो हैं, सेल तो सबका बराबर ही है, तो s ऑर्बिटल वाले बिल्कुल नाभिक के पास होते हैं, करीब होते हैं, जिसके वजह से क्या करता है, नाभिक उसको पकड़ कर रखा रहता है। और उसके कंपेयर में p वाला उससे थोड़ा दूर होता है, तो ये बहुत आसानी से इसके कंपेयर में निकल सकता है ना। तो आप यहाँ पे हाफ फील्ड फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करेंगे, आप इसको बोलेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट। मतलब जो नाभिक है, जो न्यूक्लियस है, वो क्या कर रहा है, आपको पकड़ कर रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ, क्योंकि ये एस वाले में बैठा है और ये पी वाले में बैठा है। तो इस वजह से क्या होता है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है किस पे, जेड इफेक्टिव पे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बेरिलियम का ज्यादा हो जाता है। ठीक, फिर हम जब इधर जाते हैं तो वही जेड इफेक्टिव आपका जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो बढ़ता जाता है, बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो। ठीक है, अब जब आप इस जगह पे आए, नाइट्रोजन के पास में आए, तो नाइट्रोजन में अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कहानी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कॉन्सेप्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब इस जगह पे क्या है, ये आपका हाफ फील्ड है, स्टेबल है, और ये आपका हाफ फील्ड है, फिर एक इलेक्ट्रॉन आके इसको रिपेल करना शुरू कर देगा, यहाँ पे रिपेल। तो इस हिसाब से बढ़ना चाहिए था जेड इफेक्टिव के हिसाब से इसका, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए नाइट्रोजन का क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। फिर जब आप इधर जाते हैं तो यही कहानी होती है, और पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में इस वाले लाइन में सेकंड आवर्त में नियॉन सबसे ज्यादा है, क्योंकि नोबेल गैस है।
और नोबेल गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आपके बहुत टफ काम है। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे तो मैं नोबेल गैसेस वालों को यहां से हटा ही देता हूं, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सट्रीम केस शो करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि पूरी तरीके से ये फुलफिल्ड है, तो वहां उनको इसीलिए मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे देखें, अगर इस हिसाब से अगर मैं ऑर्डर लगाता हूं तो मुझे दो चीजें देखने को मिली। एक तो ये देखने को मिल रही है यहाँ पे इस जगह पे हमें देखने को मिल रही है कि उल्टा होना था लेकिन वो ऐसे गया, और एक हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कि जाना उधर था लेकिन घूम इधर गया। तो दो जगह आपको यही बात मिलती हुई नजर आ रही है। बोलो भाई। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा तो देखें, अगर मैं ऑर्डर लिख रहा हूं आयनाइजेशन एनर्जी का अगर ऑर्डर लिखूंगा तो सबसे कम किसका था यहाँ पे? लिथियम। बोलो भाई, है ना। और फिर उसके बाद बोरान आएगा, फिर आएगा आपका बेरिलियम, फिर आपका आएगा कार्बन, फिर आएगा आपका ऑक्सीजन, फिर आएगा आपका नाइट्रोजन, फिर आएगा आपका फ्लोरीन। बोलो भाई, यही ऑर्डर है ना? ये आयनाइजेशन का बढ़ता क्रम है। ठीक, अब आपने एक एक इलेक्ट्रॉन भाई निकाल दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन आपने तो निकाल दिया है। अब उस पे सब पे चार्ज जनरेट हो गया, लिथियम प्लस, बेरिलियम प्लस, बोरान प्लस, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना। तो अब हम लोग अब उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लिथियम पे प्लस लिख दे रहा हूँ, आपका बेरिलियम पे प्लस लिख दे रहा हूँ, बोरान पे प्लस लिख दे रहा हूँ, कार्बन पे प्लस लिख दे रहा हूँ, नाइट्रोजन पे प्लस लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीजन पे प्लस लिख दे रहा हूँ, फ्लोरीन पे प्लस, का मतलब है कि एक एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर कर दिया है। अब आपका सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम कह लो या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम प्लस कह लो। बोलो भाई, यही तो होगा। अगर मुझे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बोलना होगा तो क्या बोलूंगा? लिथियम। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलना होगा तो लिथियम प्लस बोलूंगा। तो आप बोलने की अलग बात है। अब यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालिए और ऑर्डर लगाइए, इनमें ऑर्डर लगाइए जब ये आपके आयंस के फॉर्म में आ गए, यहां से ऑर्डर लगाइएगा, या फिर यही लिखिएगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लगाइए, सेकेंड आवर्त वालों का सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये आपने जो आयनाइजेशन एनर्जी लगाया है पहला ऑर्डर है। अब यहां पे आपको ऑर्डर लगाना है आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑर्डर लगाइए। लगा? देखिए देखिए, इधर फिर मिला लीजिएगा। लिथियम प्लस है ना, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया है, तो अब बचा क्या है? 1s2, एक इलेक्ट्रॉन तो गया है। अब यहाँ पे आपका क्या था? 2s2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2s1। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा है? 2s2। बोलो भाई, अंदर 1s2 और 2s2, यहाँ पे आपका एक निकल गया है, तो ये क्या हो जाएगा? 2p1।
यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2p2 हो जाएगा, और ये आपका 2p3 हो जाएगा, और ये आपका 2p4 हो जाएगा। यही तो हुआ एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। बोलो। अब आप एक चीज देखो कि ये जो लिथियम है ना, लिथियम में 1s2 हो गया है, और 2 इलेक्ट्रॉन आपको कहां पे देखने को मिलता है हीलियम के लिए। हीलियम क्या है, नोबेल गैस है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। और नोबेल गैसेस से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ये बात मैं पहले आपको इधर समझा देता हूं, फिर इस पे ले आता हूं। जैसे देखिएगा कि मैं इसको लिख देता हूं, पूरे पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैसेस के आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती। ठीक, एक तो बात ये है। अब देखो, अब हमारे पास में जैसे यहाँ पे क्या है, हीलियम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, बोलो भाई, क्रिप्टॉन, ज़ीनान। तो अगर मैं इधर से इधर जाता हूं, तो लेफ्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, और ये आयनाइजेशन एनर्जी बढ़े होगी तो इधर सबसे ज्यादा होगा, और ऊपर से नीचे जाता हूं तो घटती है। तो इस हिसाब से देखें तो हीलियम, नियॉन और क्रिप्टॉन, यही ऑर्डर होगा। बोलो भाई, ऑर्डर तो यही बनेगा। तो ये क्या है कि ये जितने भी नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेंगे उनमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा। एक तो सबसे पहली बात है कि सबसे कोने की तरफ है, लेफ्ट टू राइट जाने पे सबसे कॉर्नर पे। और दूसरी चीज है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ से टफ होगा, क्योंकि फुलफिल्ड है कंप्लीटली, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा। तो इसलिए इनकी एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा लगती है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में या 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया हो। अगर वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा तो इनडायरेक्टली अब इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब इस हिसाब से हम देख पाएंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये जो है आपका नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या कर लिया है, लेकर बैठ गया। बोलो भाई, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव्ड। तो इसको तो अलग ही कर देते हैं। अब ये बहुत तेजी से भागेगा, बहुत आगे भागेगा। अब इनमें आते हैं, अब इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जेड इफेक्टिव। अब यहां से 2s2 2p1 इधर आए, पेनिट्रेशन इफेक्ट की कहानी लगने लगेगी। बोलो भाई, जैसे उधर था तो अब इधर क्या हो जाएगा, B+ ज्यादा हो जाएगा। फिर अब इधर आए तो वही चीज है, इधर आए वही चीज है, जेड इफेक्टिव। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, यहाँ हाफ, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा। तो अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो सबसे आगे आगे लिथियम खड़ा हो गया ले जाके, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम की कहानी अलग हो गई। और फिर उधर से शुरू करें तो ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरान B+, फिर आपका कार्बन, और बेरिलियम सबसे पीछे। बोलो भाई, अगर सेकेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा ना, हमारे सबसे आगे कौन सा आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा। नोबेल गैस सेकेंड आयनाइजेशन की बात कर रहा हूं, ये तो आ गया सबसे आगे। अब इनमें इधर से इधर बढ़ रहा हूं, इधर से इधर, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से छोटी है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर आपका फ्लोरीन आ जाएगा, फिर आपका नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे बोरान आ जाएगा, फिर आपका कार्बन आ जाएगा, फिर आपका बेरिलियम आ जाएगा। ये ऑर्डर लगने लगेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। कोई डाउट, कोई समस्या? अब सवाल कैसे पूछा जाता है, अब मान लीजिए इनमें से 1 2 3 4 सेट बना ले, ऐसे 4 सेट बना के रेंडमली प्रोबेबिलिटी करके 4 ऑप्शन बना ले, और आपसे कह दे कि बताइए किसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर सही है।
इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की ऑर्डर सही है। बात समझ गए? तो इस तरीके के ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। देखिएगा, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी ना। आयनाइजेशन एनर्जी हमारा हो जाएगा देखिए कुछ चार्ट वगैरह दिया है इसका। तो डेटा ही नहीं दिया है वैसा कुछ, ढूंढ लीजिएगा, मैं थोड़ा डेटा सोच रहा था दिखा देता। एक बार और सर्च कर लेते, नहीं छोड़ते हैं, फिर जाने देते हैं। आप लोग एनसीईआरटी होगी आप लोगों के पास में, तो एक बार आप जाके घर पे देख लीजिएगा, समझ गए। एक बार और सर्च कर लेते हैं, कुछ मिल गया तो ठीक ठीक, नहीं छोड़ते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड पीरियड ही देखते हैं, क्या पता दे दे। कर्व से समझ लोगे? अच्छा इसका देखते हैं। अब देखो क्या किस रेफरेंस का डेटा है भगवान जाने, लेकिन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि रेफरेंस गूगल पे लोग पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता है ना, फिर भी समझते हैं। देखिएगा हमारा लिथियम का कम है ना, फिर आगे बढ़े जेट इफेक्टिव बढ़ा तो बेरिलियम, फिर पेनिट्रेशन इफेक्ट से बोरान का कम है ना भाई, यहीं पे पेनिट्रेशन इफेक्ट, फिर आगे बढ़े तो हमारा फिर कार्बन, फिर आगे बढ़े नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से ऑक्सीजन का कम, फिर आपका यहाँ फ्लोरीन, और देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका नियॉन सबसे ज्यादा आने लगा। इवन अभी वैल्यू आपकी डेटा कितना ऑथेंटिक है ये नहीं पता, कहाँ से उठाया गया है, रेफरेंस क्या है गूगल का। बेसिकली हमारा जो ट्रेंड है यही है, हमने इस ट्रेंड को ही फॉलो किया है। तो आपको एक जगह यहाँ पे हॉल्ट देखने को मिला था बेरिलियम और बोरान पे, और एक आपको यहाँ पे हॉल्ट देखने को मिला था, है ना, बोलो। और जो नोवेल गैसेस होती हैं उनका काफी ज्यादा है आपका, ठीक है। एक और आपको मैं देख लेते हैं नोवेल गैसेस के टर्म में अगर दिख जाए तो, इसमें लग रहा सेकंड वाला भी है क्या, थोड़ा सा पढ़िएगा जाके घर पे देखिएगा। इसमें दिया है, देखिएगा। अब यहाँ पे लिथियम प्लस को एकदम चढ़ा दिया ऊपर,
देख रहे हो ना, काहे ऊपर खींच दिया है, क्योंकि वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पकड़ लिया है ना, तो उसकी वैल्यू एकदम हाई चढ़ी जानी है। फिर उसके बाद में आप इधर नीचे आ रहे हो, इस तरीके से चढ़ता जा रहा है आपका, है ना। देखो कि इसको आप एक बार अच्छे से देखिएगा, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट और बाकी तामझाम है। तो एक बार आप सेकेंड, फिर उसके बाद में मन लगेगा तो थर्ड, जितना मन करे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते जाइए, ट्रेंड बनाते जाइएगा। ठीक है भाई, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। अब हमारा क्या है कहानी, देखिए देखिए यहाँ पे जैसे हमने सेकेंड आवर्त लिखा था, सेकेंड आवर्त, थर्ड आवर्त, 2 आवर्त का लिख दे रहा हूं, 2 आवर्त आपका इतने में काम बन जाएगा। जैसे हमारे पास में क्या था, लिथियम था, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यही है। जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो एक हॉल्ट यहाँ पे, ये वाला, फिर ऐसे गए, फिर नाइट्रोजन पे ऐसे, फिर ये ऐसे, यही है ना। अब इसी तरीके से जब थर्ड में आएंगे तो लिथियम के नीचे क्या आता है हमारा, सोडियम, बेरिलियम के नीचे क्या आएगा, मैग्नीशियम, बोरान के नीचे क्या आएगा, एल्युमिनियम, है ना। कैल्शियम के नीचे क्या आ जाएगा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे आपका क्लोरीन। तो सिमिलर फॉलो करेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे, फिर ऐसे जाएंगे, ये आपका ट्रेंड बनता चला जाएगा। तो 2 जगह आपको देखना है, रुकना है, एक तो यहाँ पे एक बार रुकना है, एक बार यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे रुकना है। ठीक, और ऐसे ही आपका 4 तक है, आगे 5th और 6th में थोड़ी सी कहानी अलग हो जाती है, उतना आपके पास पहुंचेगा नहीं, पूछेगा नहीं। तो सेकेंड आवर और थर्ड आवर की आयनाइजेशन एनर्जी आपको समझ में आ गई होगी, बोलो भाई। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ये डाउनलोड कर लीजिएगा भाई, शेयर क्या करना है, उठा लीजिएगा गूगल से। अब आते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं, एस ब्लॉक में आयनाइजेशन एनर्जी की बात हम लोग करने जा रहे हैं, और एस ब्लॉक वालों के लिए करने जा रहे हैं। और एस ब्लॉक में हमें मालूम है कि हमारे पास में क्या क्या है, लिथियम होता है इधर, है ना, इधर पहले वाले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम तक। बाकी नीचे वाले रेडियो एक्टिविटी वाले में चले जाते हैं, उनको हम लोग नहीं छूते हैं। अगर लिखना भी हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, रेडियाई तो जब पढ़े थे तो इसको भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और एटम। अब आपको मालूम है ऊपर से नीचे जब जा रहे थे तो आपकी साइज क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो साइज का उल्टा होता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये हमारा ये ऑर्डर लगेगा क्या, अब ये सीजियम और फ्रांसियम में साइज किसकी बड़ी थी, सीजियम की थी, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। अब इसी तरीके से सिमिलर ऐसे होगा, बोलो भाई। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए यहाँ पे इस वाले ग्रुप में तो कौन सा आएगा, लिथियम हमारा आ जाएगा यहाँ पे, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर फ्रांसियम, फिर सीजियम। ठीक, सिमिलर इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे, आपका हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, रेडॉन और आपका बेरियम। ये ऑर्डर आप एस ब्लॉक के लिए, और ये यहाँ पे आपको देखने को मिली है, इस जगह पे आपको हॉल्ट समझ में आया कि यहाँ पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पे साइज वाला भी मैटर कल था। तो साइज जब जिसका बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, छोटी होनी है। तो ये हमारा साइज बड़ा था सीजियम का, तो आयनाइजेशन एनर्जी छोटी हो गई, इसलिए ये ऑर्डर लग गया। किसी को कोई और समस्या तो बताइए भाई, बोलिए।
ठीक है, अब चलते हैं आपको आयनाइजेशन एनर्जी लेकर इधर पी ब्लॉक में। ठीक, पी ब्लॉक में लेके चलते हैं। तो पी ब्लॉक वाला मैं इंसर्ट करता हूं, आप लोग नोट करिएगा। पी और डी मैं इसी पीरियोडिक टेबल से बता दूंगा, लेकिन आप नोट करेंगे अपने कॉपी में। देखें, एस वाला हो गया ना, एस वाले में हमारा क्या है, ये है और ये है। ठीक, चमक रहा है। ठीक, एस वाला हो गया। इधर हमारा, इधर वाले में जब हम इधर बढ़ रहे थे तो लिथियम और बेरिलियम में लिथियम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ बेरिलियम और बोरान में हमारा ये बेरिलियम, फिर आगे बढ़ रहे हैं ये कार्बन, आगे ये नाइट्रोजन, यहाँ पे ये, यहाँ पे आपका ये बात हम लोगों ने कर ली है पीछे। अब आते हैं हम लोग, एस ब्लॉक वाला हो गया। अब ये पी ब्लॉक वालों में समझते हैं, पी ब्लॉक वालों में। ठीक है भाई, और एक कॉपी में आप नोट करेंगे, इसमें तो मैं समझा दे रहा हूँ, कॉपी में आप नोट करेंगे। इधर चाहे आपका ये वाला ग्रुप हो, ये वाला ग्रुप हो, इधर इधर कहीं दिक्कत नहीं, नाइट्रोजन की इधर तक कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा, जो साइज बड़ी होगी उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे हीलियम है ना, जो बड़ा है उसको दिखा दीजिए, साइज में जो बड़ा है उसको दिखा दीजिए कम, जो साइज में छोटा है उसको दिखा दीजिए। तो ये ऑर्डर लग जाएगा। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से नाइट्रोजन तक कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम आराम से ट्रेंड जो फॉलो कर रहे हैं वही ट्रेंड लगाते चले आइए। जो भी ट्रेंड आपके दिमाग में है ये ऐसे लगाते चले जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बस आना है आपको बोरान फैमिली और कार्बन फैमिली के अंदर। कहां पे, बोरान और कार्बन फैमिली के अंदर। बोरान फैमिली को अलग करते हैं, कार्बन में भी आप आराम से ऊपर की तरफ ऐसे एरो लगाते चलिए, ऐसे ऊपर की तरफ एरो लगाते चलिए। जहां पे आपका टीन और लेड की बात आएगी, किसकी, टीन और लेड की बात आएगी, वहां पे आप लेड को बड़ा दिखा देंगे टीन से। यहाँ पे आपका वही इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये पावरफुल होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ हो जाता है। मतलब बाकी सारे ट्रेंड वही हैं, ऊपर से नीचे जाने पे घटता है तो घटाते चले जाइएगा, लेकिन जैसे ही आप नीचे यहां से पहुंचेंगे टीन और लेड पे, तो आप लेड को दिखाएंगे क्या, ज्यादा, और टीन को दिखाएंगे कम। और इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, एक बार ये पूछा गया है। ठीक, और सबसे ज्यादा फिर आपका ये अलग से है बोरान फैमिली की बात। बोरान फैमिली, यहाँ पे आइए, बोरान फैमिली में बोरान फैमिली की बात करते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी का कर्व बनाइएगा बोरान फैमिली के लिए। टिल्टेड डब्लू लिखिएगा, डब्लू थोड़ा सा झुका रहना चाहिए, ऐसे ऐसे बनाइएगा डब्लू। यहाँ पे हमारा आयनाइजेशन एनर्जी है, यहाँ पे हमारा आयनाइजेशन एनर्जी है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे हमारा क्या है, बोरान, यहाँ पे हमारा एल्युमिनियम, ऐसा है कुछ। अब इसको मिला दीजिए, ध्यान ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिला रहा हूं, बोरान सबसे ऊपर है, फिर इसके बाद में Tl है, फिर Ga है, फिर Al है, फिर इंडियम आयन है। ये ऐसा है, ऐसा, इस तरीके से। ठीक है, तो आप ऑर्डर लिखेंगे बोरान फैमिली का, तो सबसे ऊपर चिपकाएंगे आप बोरान को, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है।
गैलियम हो जाएगा, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम। जी, ये आपका क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक। ठीक है भाई। तो ये जो इधर मैंने ये लिखा है, ये वाली जो चीज, ये वाला जो मैंने ट्रेंड बनाया है, ये आप नोट में लिखेंगे कहीं एक जगह, लिख कर फिर बनाएंगे उसको। और फिर ये जो इसको जो घेरा हूं, इसको आप घेरेंगे उससे कॉपी के अंदर, लाल करेंगे, हाईलाइट करेंगे, जहां पे आपको ध्यान में रहेगी ये चीज ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और फिर बोरान वाला ये आ जाएगा आपका, ठीक भाई। अब ये जब आपका ये हो गया कंप्लीट, तो हम लोग चलते हैं अब डी ब्लॉक वालों की तरफ। और डी ब्लॉक वाले में हमारे पास में क्या है, मैं डी ब्लॉक को अलग से इंसर्ट मारता हूं, इसको अलग से दिखाता हूं आपको। साइज की कहानी तो हम लोगों ने कल देखी थी। अब साइज के हिसाब से अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमें पता है ये स्केडियम वाला छोड़ देते हैं, स्केडियम वाला ये वाला छोड़ देते हैं, इट्रियम वाला। इधर से इधर वाले में हम जब जा रहे थे, तो हमें पता था कि जो 4D सीरीज है और 5D सीरीज है, इनमें साइज लगभग लगभग बराबर थे, है ना। और फिर 3D और 4D में 4D की साइज क्या थी, बड़ी थी। इतनी बात तो हमने की थी साइज के हिसाब से। अब आप देखिएगा, जब थर्ड सीरीज की आप जब बात करोगे ऊपर से नीचे जाने पे, तो इसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। उधर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आपका घटता है, यहाँ पे आपका जेड इफेक्टिव क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो आप इसके अंदर देखेंगे, जो आपका 3D सीरीज है, ये आपका 4D सीरीज है, ये आपका 5D सीरीज है। तो 5D सीरीज का हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा सबसे। मतलब ये वाली जो सीरीज है, इसमें सबसे ज्यादा होने वाले हैं यही वाले 5D सीरीज वालों का, सबसे ज्यादा। हमेशा चुपचाप लगा दीजिएगा 5D वालों का सबसे ज्यादा, ठीक। समझ गए बात। अब आपके पास में बचा 3D सीरीज और क्या बचा, 4D सीरीज। अब स्केडियम वाला ये वाला छोड़ दीजिएगा, स्केडियम वाला छोड़ दीजिएगा, इसको अलग रखिएगा। इनमें हम बात करने जा रहे हैं। स्केडियम वाले में आप देखे थे कल, साइज का अलग मैटर था, तब भी हमने अलग किया था, टाइटेनियम से लिया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास में यहां से टाइटेनियम से शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं ट्यूकर्डी, लिखने वाले हैं ट्यूकर्डी। TI मतलब टाइटेनियम, V वैनेडियम, कार्डी मतलब CR, और निकिल। ये एक तो हमने बना दिया यहाँ पे ट्यूकर्डी, ठीक। ये 4 ग्रुप, जैसे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे टाइटेनियम वाला है, वैनेडियम वाला है, क्रोमियम वाला है, और निकिल वाला है। तो भाई साहब, ट्यूकर्डी वाले में आपका क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या करता है, डोमिनेट करता है। क्या करता है। अब आपके पास में पांचवा 5D तो सीरीज कंप्लीट है, वो सबसे ज्यादा है। अब बात आ रही है किसकी, 3D और 4D की आ रही है। तो 3D और 4D में जो ट्यूकर्डी वाले ग्रुप हैं, उसमें आप जेड इफेक्टिव ज्यादा दिखाएंगे। तो जेड इफेक्टिव ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, मतलब 4D वालों की क्या होगी, ज्यादा होगी। 4D सीरीज का क्या दिखाएंगे, ज्यादा दिखाएंगे। मतलब ट्यूकर्डी वाले में ये वाली जो चीज है यहाँ पे 4D की ज्यादा, यहाँ पे ये 4 वाला है ना, 4D की ज्यादा, 4D की ज्यादा, 4D की ज्यादा, और यहाँ निकिल वाले के पास में यहाँ पे 4D का ज्यादा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। ट्यूकर्डी वाले में आपका क्या है, जेड इफेक्टिव डोमिनेट करेगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे, जेड इफेक्टिव डोमिनेंट, जेड इफेक्टिव डोमिनेंट, ठीक है भाई, क्लियर। अब बच गए जो बाकी के, अब ये हो गया ये, और जो बाकी के बच गए, वहां पे क्या है, आपका साइज का फैक्टर है। जिसकी साइज छोटी होगी उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। अब 3 और 4 में साइज किसकी छोटी है, 3 की। तो छोटी 3 की साइज छोटी है, तो उसकी ज्यादा वैल्यू भी होगी। तो यहाँ पे अब आ जाएगा ये, इसमें अगर बात करें तो Mn ऊपर लगा दें, बोलो भाई, ऊपर की तरफ लगा दें, ऐसे बोलो। यहाँ पे भी वही चीज लगाना है, ऊपर की तरफ लगा दें, यहाँ पे ऊपर की तरफ लगा दें,
ऊपर की तरफ लगा दें, ऐसे ऊपर की तरफ लगा दें और ये ऊपर की तरफ लगा दें ऐसे। तो साइज के हिसाब से अगर देखें तो हमारा 3 और 4 में 3 वाले की ज्यादा होगी, 4 वाले की कम हो जाएगी। अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं, अगर देखिए अगर इस तरीके से मैं दिखाना हुआ तो यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे मान लीजिए एक टिक लगा हुआ, एक जैसे होता नहीं सही का निशान ऐसे, है ना, तो एक हमने सही का निशान एक टिक लगाया हुआ है। इस टिक के हिसाब से देखिएगा ये आपका जो सबसे ये आयनाइजेशन एनर्जी का है, ये आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ये आपका 3D है, ये आपका 4D है, ये आपका 5D है। ठीक, तो 5D का तो सबसे ज्यादा आपको दिखाना ही है, फिर आपका ये 3D वाला आएगा, फिर आपका 4D आएगा। ये त्रिकोणीय का एक अलग हो गया और ये जो साइज के हिसाब से बात कर रहे हैं उसकी अलग होगा। ये समझ गए बात? तो जो आपका जो त्रिकोणीय ग्रुप है, जो त्रिकोणीय ग्रुप है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है और निकिल है, इनमें आपका क्या हो रहा था कि जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा था, मतलब हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। और डी सीरीज में आपका ऊपर से नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। ठीक, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 5 वाले का हमेशा ज्यादा रहेगा, याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। बचा कौन सा 3 और 4 में, तो 4 वाले का ज्यादा होगा। और फिर ये, तो मैं इस जगह पे यहाँ पे इसके लिए लिखूंगा, जो ये ग्रुप है इस ग्रुप के लिखूंगा तो 5D सबसे आगे लगा दूं, बोलो भाई, सबसे आगे 5D, फिर अब बचा 3D और 4D, तो 4D फिर 3D, हमारा फिर 4D फिर 3D, ये त्रिकोणीय ग्रुप के लिए हमने लगा दिया। ठीक है भाई, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फिर साइज की डोमिनेंसी हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक, और 5D का सब में ज्यादा होगा, बस ये किसके लिए है, ये फॉर 3D एंड 4D सीरीज के लिए। 5D का तो ज्यादा है ही, तो हम इस जगह पे लिखने वाले हैं, तो सबसे ज्यादा हमारा किसका आएगा, पहले 5D लिखेंगे, ठीक, फिर कौन सा आएगा हमारा, साइज किसकी छोटी है, 3D की, फिर सबसे आ जाएगा ये हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये बनेगा इनके लिए, जो त्रिकोणीय के अलावा ग्रुप बच गए उनका। ठीक है भाई, बोलो। और जो स्केडियम वाला था, स्केडियम वाले में जो हमारी साइज थी, आपने देखा था कि ऊपर से नीचे जाने पे 5D ऐसे सीरीज बढ़ती जा रही थी, साइज ऐसे थी, तो इसी का आप क्या करेंगे, उल्टा लगा देंगे, जो छोटा साइज होगा उसका ये, तो इसको तो हम अलग किए और बाकी का इस तरीके से त्रिकोणीय और टिक का साइन, इससे हमने समझा दिया। बोलो भाई, क्लियर है बात? तो ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी का लगभग बहुत सारी चीजें आपने देख ली। अगर कुछ और चीजें बचेंगे तो कल देखेंगे, नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे आएंगे, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे आएंगे। ठीक है, अगर इसका एडवांस वर्जन में जाना होगा तो थोड़ा बहुत चीजें हम आपको बता के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुरू कर देंगे। बोलो भाई, चलिए फिर इतना आज रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे। ठीक।